शादी के बाद मैं इटली चला गया तो कुछ दिन गुजरे तो मेरी पत्नी ने फ़ोन किया और बोली, तुम्हारी माँ बदचलन है और मुझे भी गलत काम करने पर उकसाती रहती है। मुझे अपने पास बुलवा लो या फिर डाइवोर्स दे दो। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। तो मैंने पत्नी से कहा, मायके चली जाओ और मैं कुछ महीने बाद तुम्हें ले जाऊंगा। 6 महीने बाद मैं वापस लौटा तो मेरी माँ गीता का पाठ कर रही थी और मैंने पीछे से ज़ोर से लात मारी तो एक चीख के साथ माँ बेहोश हो गई। तो चीख की आवाज़ सुनकर चाची भागी आई और सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए। आकाश, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। अभी हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ और तुम वापस इटली जा रहे हो। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारा समय बिताना था, ढेरों बातें करनी थी, घूमना फिरना था, शॉपिंग करनी थी, मगर तुम हो कि जा रहे हो। मेरी पत्नी बहुत उदास बैठी हुई थी और बार बार मेरा हाथ पकड़कर एक ही बात कह रही थी। सच कहूँ तो मेरा भी जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं खुद इसके सामने हिम्मत हार जाता तो इसे हिम्मत कहाँ से देता। इसलिए दिल को मजबूत किया और कहा कि घूम फिर हम बाद में लेंगे, मैं तुम्हारे लिए ढेरों पैसे भेज दिया करूँगा, तुम शॉपिंग कर लिया करना। तब वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ जाकर शॉपिंग करने की ज़रूरत है। वैसे भी मैं शॉपिंग की भूखी नहीं हूँ। उसके नाराज़ होने पर मुझे बहुत प्यार आया था। जैसे तैसे मैंने उसे मनाया था और फिर अपनी टिकट कंफर्म करने के बाद मैं इटली आ गया था। यहाँ आकर मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। मैं उसे बहुत याद कर रहा था और उदास था। लेकिन एक बात का मैं शुक्र कर रहा था कि मेरी पत्नी जितना मेरे आने पर उदास थी, फ़ोन पर बात करते हुए उतनी ही हंसती और मुस्कुराती रहती थी। वो हंसते हुए बात करती थी और उल्टी सीधी बातें करके मुझे भी हंसाती रहती थी। मुझे इटली आए 1 महीना हो चुका था और मेरी पत्नी इसी तरह हंसती मुस्कुराती थी। मगर फिर मैंने नोट किया कि उसका व्यवहार बदलना शुरू हो गया है। वो चुप चुप रहने लगी थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। अगर मैं कोई सवाल करता तो हूँ हाँ में जवाब देती और फिर चुप हो जाती। मुझे उसकी चिंता सताने लगी। मैंने पूछा, काजल क्या बात है, तुम इतनी उदास और चुप क्यों रहती हो? सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक रहती है ना? तब काजल कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। कभी कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, कभी कहती कि नींद आई है, कभी सर दर्द की शिकायत करती और कभी कहती कि थोड़ा सा काम कर लिया था, थक गई हूँ। उसके इन बहानों पर मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं इतनी इतनी दूर बैठा उसे कुछ पूछ भी नहीं सकता था। माँ से बात करता तो वो भी यही कहती कि सब ठीक है। काजल तो बिल्कुल ठीक ठाक रहती है, हंसती मुस्कुराती और खुश रहती है। मैं और ज़्यादा उलझन में पड़ जाता। अगर घर में सब ठीक था और काजल की तबीयत भी ठीक थी और कोई मसला या परेशानी भी नहीं थी, तो फिर उसका व्यवहार एकदम से ऐसे क्यों बदल रहा था? अब जब मैं उससे बात करता तो मुझे लगता जैसे मैं दो अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ। वो मेरी पत्नी जो मेरे आने पर बहुत उदास थी और वो जिससे मैं बात कर रहा था, दोनों अलग लगती थी। मेरे दिन परेशानी में बीतने लगे थे। मैं काजल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं लगभग 8 साल से काजल को पसंद करता था। इटली आने से 2 साल पहले भी हमारा संपर्क रहा था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर परिवार वाले नहीं मानते थे। कारण हमारी गरीबी थी। काजल के लिए ही मैं इतनी मेहनत की थी। इटली आया था, अपना घर बनाया था और अच्छी ज़िंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की थी। तब जाकर काजल के माँ बाप माने थे और हमारा रिश्ता हुआ था। उससे शादी करने के लिए मैंने पूरे 8 साल इंतज़ार किया था। उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए ना जाने क्या कुछ किया था। मगर अब जब वो मेरे साथ खुश नहीं थी तो मेरा दिल जैसे डूबने लगा था। एक दिन हम कॉल पर बात कर रहे थे, वो बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। जब मैंने उसे कहा कि अगर तुम उदास हो काजल तो मैं वापस आ जाता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इटली बुलवा लेता हूँ। 6-7 महीने लगेंगे और काम हो जाएगा। काजल कहने लगी कि हाँ, मैं आपकी वजह से बहुत ज़्यादा उदास हो गई हूँ। आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए हैं। हालांकि मैंने हमारी शादी के लिए ढेर ढेर सारी उम्मीदें और मान मान से प्रार्थनाएं की थीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे वहाँ बुला लीजिए। तब मैंने कहा कि हाँ, माँ का मसला है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे उनकी चिंता सताएगी। तब काजल कहने लगी कि अच्छा कोई बात नहीं, आप 5-6 साल और मेहनत कर लीजिए, कारोबार के लिए पैसे आ जाएंगे, मैं आपके पास नहीं आती। मैं दिल से खुश हो गया कि काजल को मेरे साथ मेरी माँ का भी एहसास था। उसने एक बार फिर मेरे दिल में और जगह बना ली थी। मैंने इस बात का इजहार भी कर दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई
उसने थोड़ी देर और बात की, वीडियो कॉल पर बहुत सी चीज़ें दिखाईं और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मैं खुश था कि कई दिन बाद ही सही काजल का मूड अच्छा हो गया था। मैं आराम से सो गया, मगर मुझे पता नहीं था कि अगली सुबह मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान ले आएगी। सुबह मैं उठा तो काजल की कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन अटेंड किया। मुझे डर हुआ कि कहीं माँ की तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए वो सुबह सुबह कॉल कर रही है। मगर जैसे ही मैंने काजल का धुआंधार रोना सुना तो मेरा दिल डूब गया था। दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने कहा कि काजल, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है क्या? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? तो काजल कहने लगी कि या तो तुम मुझे अपने पास बुला लो या फिर मुझे तलाक दे दो। दोनों में से एक काम कर लो। मैं यहाँ तुम्हारी माँ के पास नहीं रह सकती। मुझसे वो और बर्दाश्त नहीं होती। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहने लगा कि वो मेरी माँ है काजल, तुम उनके बारे में इस तरह कोई बात नहीं कर सकती। तुम्हें उनकी इज्जत करनी होगी अगर मेरे साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है। तब काजल और भी तेजी से रोने लगी और कहने लगी कि हर तरफ से मुझे ही जूते पड़ रहे हैं। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी इज्जत को संभालूं या तुम्हारी माँ की इज्जत को। दोनों में से एक काम ही हो सकता है। मुझे बताओ कि मैं कौन सा काम करूं। मैं उसकी बात सुनकर और हैरान हुआ और कहा कि क्या बकवास कर रही हो, मुझसे सीधी तरह बात करो, जो भी परेशानी है। तब वो कहने लगी कि तुम्हारी माँ 2 नंबर औरत है, गलत धंधों में शामिल है। वो न सिर्फ खुद गलत काम करती है बल्कि मुझे भी उकसा रही है कि मैं भी गलत काम करूं और गलत रास्ते पर चल पड़ूं, इस तरह के 2 नंबर बन जाऊं। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि फ़ौरन जाकर माँ से माफ़ी मांगो। खबरदार अगर तुमने मेरी माँ के बारे में दोबारा ऐसी कोई बात की। उनकी सारी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने गुजरी है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वो बहुत सीधी सादी और पवित्र हैं। तब काजल और ज़ोर से रोने लगी, मगर फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी माँ पर इतना विश्वास है तो मुझे तलाक दे दो। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूँगी। अगर मुझे अपने पास नहीं बुलाना तो तलाक दे दो। मैं अपने चरित्र को दागदार नहीं कर सकती और ये औरत मेरे चरित्र पर धब्बा लगाकर छोड़ेगी। काजल के अटल अंदाज को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। ज़रूर माँ ने ही कुछ ऐसा किया होगा। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, अपने मायके चली जाओ, कुछ महीने वहीं रहो। मैं तुम्हारे पेपर्स बनवाता हूँ, तुम्हारे इटली आने का इंतज़ाम करता हूँ, फिर हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले आऊँगा। मेरी बात सुनकर काजल मुस्कुरा दी। उसने आंसू पोंछे और कहने लगी कि यही ठीक होगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हें अपने पास बुलाने का कह रही हूँ, वरना मेरा दिल तो यही चाहता था कि मैं इंडिया में माँ के पास रहूँ, उनकी सेवा करूँ और तुम्हें कोई परेशानी ना आने दूँ। लेकिन आज मजबूरी में सब कुछ तुम्हें बताना पड़ा और अपनी परेशानी सामने रखनी पड़ी। मैंने 2-4 बातें इधर उधर की और फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दिल बहुत अजीब हो गया था। माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। मेरे सामने तो बहुत मासूम और नेक बनती थी, ज़रूर मेरे पीछे ही गुल खिला रही होंगी। मैं 6 साल बाहर रहा था, मुझे क्या पता था कि वो पीछे क्या गुल कुछ करती रही होंगी। मैंने सोच लिया था कि काजल के डॉक्यूमेंट्स बनवाकर खुद इंडिया जाऊंगा और उसे अपने साथ लेकर आऊँगा और साथ ही माँ से सवाल जवाब भी करूँगा। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। उन्होंने मेरे बाप की इज्जत, मेरा मान और भरोसा सब कुछ बर्बाद कर रखा था। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि उनके बारे में ऐसी कोई बात सुनूंगा। अगर काजल उनकी बातों में आ जाती तब तो मेरी इज्जत भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। मेरे दिमाग में माँ के खिलाफ सिर्फ गलत सोच जन्म ले रही थी। काजल की बातों में आकर मैं इस कदर अंधा हो चुका था कि माँ से बात करके पूछना भी गवारा न किया कि आखिर मामला क्या है। इस बात को 5-6 महीने बीत चुके थे। मैंने एक बार भी माँ से बात नहीं की थी। 1-2 बार चाची का फ़ोन भी आया था, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठाता था और काट देता था, क्योंकि मैं जानता था कि माँ ही चाची के नंबर से कॉल करवा रही होंगी और चाची मुझे मजबूर करेंगी कि मैं माँ से बात करूं, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं हर हाल में उनके सामने बैठकर उनसे बात करना चाहता था कि आखिर उन्होंने मेरी पत्नी के साथ क्या किया। पत्नी को फ़ोन करता तो वो पहले की तरह एक बार फिर खुश नज़र आने लगी थी। मैं संतुष्ट हो गया और समझ गया कि पत्नी झूठ नहीं बोल रही। मैंने दोबारा छुट्टी लेने की कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने अपना टिकट कंफर्म करवाया और इंडिया पहुंच गया। इंडिया आने के बारे में मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था। मेरा इरादा था कि उसे अचानक जाकर सरप्राइज़ दूंगा, मगर इससे पहले मैं अपनी माँ से हिसाब लेना चाहता था। इसलिए मैं अपने घर चला आया था। घर का दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला हुआ था। अंदर गया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था।
कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी माँ गीता का पाठ कर रही थी। एकदम पत्नी की बातें मेरे दिमाग पर गूंजने लगी और मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में पागल होकर मैं आगे बढ़ा और एक जोर की लात उनकी कमर पर दे मारी। माँ के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उनकी बूढ़ी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं थीं कि वो ऐसी चोट बर्दाश्त कर सकती। वो वहीं चारपाई पर गिर गईं और उठ न सकीं। चीख की आवाज़ सुनकर चाची फौरन हमारे घर दौड़ी हुई आई। मुझे देखकर खुश होकर पूछने लगी कि बेटा तुम कब आए। मगर जैसे उनकी नज़र माँ पर पड़ी वो फौरन घबरा गईं। वो माँ की तरफ लपकी और कहने लगी, भाभी उठिए, क्या हुआ है? भाभी उठिए ना। आकाश, एम्बुलेंस को फ़ोन करो। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही। कब आए हो और यहाँ कैसे ही ऐसे ही खड़े हो? इतना ना हो सका कि डॉक्टर को बुला लो या माँ को अस्पताल ले जाओ। चाची ने मुझे बातें सुनाना शुरू की तो मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा कि आपको माँ का पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ करती फिर रही हैं मैं इस बारे में जान चुका हूँ। कमाल की बात यह है कि आप अभी तक माँ की असलियत नहीं जान पाई और मुझे ही डांटती जा रही हैं। मेरी बला से माँ मर जाएं, लेकिन मैं इन्हें अस्पताल नहीं लेकर जाऊँगा। इतने में चाची उठी और उन्होंने मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। फिर उन्होंने जो कुछ बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैं टिकटिकी बांध कर चाची की तरफ देख रहा था। मैं कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि आप जो कह रही हैं वो सच है। चाची ने एक पल बर्बाद किए बगैर गीता पर हाथ रखकर कसम खा ली। कहने लगी कि मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। ये सुनते ही मैं वही ज़मीन पर बैठता चला गया। फिर माँ की हालत पर ख्याल आया तो मैंने अस्पताल ले गया। कितने ही घंटे इमरजेंसी वार्ड में गुजारने के बाद आखिरकार माँ ज़िंदगी की तरफ लौट आई। डॉक्टर ने उन्हें सुकून से रहने के लिए इंजेक्शन लगा दिए थे और वो सो रही थी। माँ 2 साल से दिल की बीमारी से ग्रसित थी और उन्हें बहुत तकलीफ़ रहती थी। मैंने उनकी कमर में जो लात मारी थी उसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा था, पछता रहा था और बार बार अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। ये मैंने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया था? खुद को बार बार कोस रहा था। माँ की तबीयत संभल गई और जब डॉक्टर ने बता दिया कि ख़तरा टल गया है तो मैं फ़ौरन ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल खड़ा हुआ। मैं अपने ससुराल पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला, जिसके बारे में मैं जानता था कि वो कौन है। उसने शर्ट ऐसे ही कंधे पर डाल रखी थी। मैं घर के अंदर गया। वो आदमी कहने लगा कि कौन हो भाई, कहाँ से चले आ रहे हो? तब मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि ये मेरा ससुराल है और मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। वो इंसान गड़बड़ा गया और जल्दी से शर्ट पहनकर घर से निकल गया। मैं अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। बस एक कमरे में मेरी पत्नी लेटी हुई थी और उसकी जो हालत थी उसे देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। उस आदमी का इस घर में आधे अधूरे कपड़ों में घूमना फिरना और मेरी पत्नी का ऐसी हालत में होना मेरी आंखें खोल गया था। मुझे समझ आ गया था कि मेरी पत्नी खुद झूठी थी और जो कुछ वो खुद थी वही मेरी माँ के बारे में मुझे बताती रही थी और मुझे भड़काती रही थी। काजल ने मेरी तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। एकदम खड़ी हो गई और अपने कपड़े संभालते हुए कहने लगी, आकाश मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और कहा कि तुम्हें क्या पता मैं क्या समझ रहा हूँ? चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं। बदचलन औरत, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? किस चीज़ की मैंने तुम्हारे लिए कमी छोड़ी थी कि तुम ऐसे उल्टे सीधे काम करने लग गई? या शायद शुरू से ही तुम ऐसी थी, बस मेरी आंखों पर तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी? मैंने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और उसे कंधे से पकड़कर ज़ोर से झंझोड़ा। मेरे झंझोड़ने पर उसने खुद को छुड़ाया और कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर भी घर आ गया था। मैंने सबके सामने काजल से तलाक की बात की और उसके घर वालों को उसकी असलियत बता दी। वह खुद बदचलन थी, मर्दों के बगैर उसका गुजारा नहीं होता था और जब हमारे घर में उसके ऊपर रोक टोक की गई तो उसने मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया कि मैं उसे अपने पास बुला लूं या उसे उसके मायके रहने दूं, ताकि वो जो करना चाहे कर सके और कोई उसे रोकने वाला ना हो। मैंने सबको सच बताया और वापस घर लौट आया। माँ होश में आ चुकी थी। मैं उनके पैरों में गिर गया और रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। माँ ने मुझे गले से लगाकर माफ़ कर दिया, लेकिन मैं अपने दिल से आज तक यह पश्चाताप नहीं निकाल पाया कि मैंने अपनी माँ को गलत समझा था और उन्हें ठोकर मारी थी। क्या ऐसे अभागे बेटे को भगवान माफ़ कर सकता है जो अपने माँ को ठोकर मारे? माँ कहने लगी कि मैंने तुम्हारी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे सही रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुनती थी।
हर समय मोबाइल पर किसी न किसी आदमी से बात करती रहती थी। जब मैं टोकती तो कहती कि आपके बेटे से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि तुम इतने फ्री नहीं होते। तुम किस समय फ़ोन करते रहे हो मुझे सब पता था। एक दिन तुम्हारी चाची ने अपनी आंखों से ड्राइंग रूम में किसी आदमी को आते हुए देखा। वो चुपके से हमारे घर आई और मुझे ले जाकर ड्राइंग रूम का दृश्य दिखाया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने काजल को खूब डांटा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, मगर कुछ दिन बाद वो फिर वैसी ही हो गई और मुझे धमकी देने लगी कि आपसे तो आपका बेटा ही निपटेगा। मैं आपकी सच्चाई उसे बता चुकी हूँ, अब वो खुद भी फैसला कर लेगा। मेरे काम में हस्तक्षेप करना छोड़ दो, वरना मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें यही सब करना है तो अपने भाई के घर जाकर करो, यहाँ हमारी इज्जत है, इसे ख़राब ना करो। मैंने समझा था कि तुम ठोकर खाकर संभल जाओगी, मगर तुम पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुकी हो। अब तुम्हारा हाल यही है कि तुम अपने मायके चली जाओ। वो फ़ौरन बैग पैक करके चली गई। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, मगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। चाची के नंबर से भी कॉल की, तब भी तुमने नहीं उठाई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम अपनी पत्नी की साजिशों का शिकार हो चुके हो और मुझसे बदगुमान हो गए हो। मगर मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान तुम्हें अकल दे और सच तुम्हारे सामने लाए। और देख लो, आज सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे और मैं उनके गले लगकर फिर रो पड़ा। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। ये बच्चे ही हैं जो जज्बाती होकर जाने क्या क्या कर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।